को जो है वो मोटिवेट करने प्रमोट किया जाए, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? तो एक नेचुरल फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10 ही अर्बन सिटीज आती हैं जहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और अर्बन सिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि अर्बन सिटी के अंदर जितनी भी रूरल पॉपुलेशन आपकी होती है वो सारी उस अर्बन सिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट बजट जो गवर्नमेंट आपकी डेवलपमेंट बजट उन शहरों के ऊपर लगाती है। तो पाकिस्तान के केस के अंदर आपका रावलपिंडी आरडीए है, पेशावर में पीडीए है, लाहौर के अंदर एलडीए है, बिल्कुल ऐसे गुजरांवाला के अंदर और फैसलाबाद के जीडीए, अंदर सीडीए, एफडीए, ये बहुत हमारी सारे जितनी ज़ाहिर भी अथॉरिटीज़ हैं। जी ओनली 10 अथॉरिटीज हैं जी बेसिकली डेवलपमेंट अथॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर और 10 ही अर्बन सिटी हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक है। पाकिस्तान इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री जैसा कि मेरे ने बताया। तो जितनी भी आपकी रूरल की पॉपुलेशन है वो अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स अर्बन सिटीज। ये एक नेशनल फिनोमेना है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। अब करना ये होता है बेसिकली कि आपने उसकी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने देना होता है। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो अर्बन सिटीज हैं यहाँ पर मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से या डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से सबसे पहले तो वही एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल अब आप जिस वक्त वर्टिकल डेवलपमेंट में बात करते हैं तो ठीक है, हम लोगों ने फ्लोर्स को जो है वो लिमिट किया हुआ है कि एक सर्टेन फ्लोर से ऊपर हम नहीं जा सकते बिल्कुल और हर फ्लोर की हमने एक हाइट भी जो है वो भी डिटरमिन की हुई है। डिटरमाइन की है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके अलावा चूंकि ऑफ प्लान पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जिस वक्त एक डेवलपर एक एनओसी ले लेता है अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी से, उसके बाद उसका और डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिलेशनशिप खत्म हो जाता बिल्कुल है। ऐसे उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करे, कैसे करे, किस लेवल का करे, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसकी नंबर ऑफ सेल्स, इन सारी चीजों के ऊपर किसी किस्म की कोई सुपरविजन एग्जिस्ट नहीं करती चेक एंड बैलेंस किसी का भी सिस्टम शहर ही के एग्जिस्ट अंदर। नहीं करता, ये बहुत बड़ा एक अलमिया आप कह सकते हैं। Exactly. So this is a very big question mark for the sitting government. भट्टी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, तेज़ी से मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि अब इंस्टॉलमेंट पे हाई राइज बिल्डिंग सेल और ख़रीदो फरोख्त का एक ट्रेंड काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है। तो तमीज़ कैसे की जा सकती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ठीक है, इसका बिल्डर ठीक है, ये जो एक टाइम दे रहा है 3 या 5 साल के इंस्टॉलमेंट का, ये इस दौरान जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी ये डिलीवर भी करेगा, तो इसके लिए क्या चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है या कैसे इसको मेक श्योर किया जा सकता है? देखिए जी, इसके लिए हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं रियल एस्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट मार्केट की ग्लोबली डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपेरेंट मार्केट की जो ग्लोबल डेफिनेशन है वो ये है कि जनाब मैंने आपके ऊपर एतबार नहीं करना और आपने मेरे ऊपर एतबार नहीं करना, और अब हमने जो है वो एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करनी है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इसके ऑपोजिट चला जाता है। पाकिस्तान में जो हमारा डेवलपर तबका है ये फाइनेंशियल मसल दिखा के और एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेके जो है बेसिकली लोगों को ये यकीन दिलाता है कि चूंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और मैं एक अरबपति आदमी हूं तो इसलिए आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है छोटी सी 5 लाख 10 लाख या 20-50 लाख रुपए की वो आप मुझे दे दें, और चूंकि मैं सुपर फिल्थी रिच हूं तो इसलिए मैं चूंकि आपको कह रहा हूं तो मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है तो आप इसलिए मुझे पैसे दे दें। हमारा जो कोर ट्रांजैक्शंस करने का जो कोर हमारा जो बेसिक है वो ट्रस्ट है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, रेफरेंस देखते हैं कि जी आप कहां पर पैदा हुए और आप कहां पे बड़े हुए और आप कितने अमीर हैं, आपकी कितनी जायदादें हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज के ऊपर रिलाई करेगी कि चूंकि जनाब ही इज फिल्थी रिच तो इसलिए हम जो है इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जबकि दुनिया के अंदर ग्लोबली एक ट्रांसपेरेंट मार्केट की ये डेफिनेशन नहीं है। ट्रांसपेरेंट मार्केट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि आपने ट्रांजैक्शन को इतना सिक्योर करना है कि मेरे पैसे जो हैं, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हों, चाहे आप जितने मर्जी आपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हों, लेकिन अगर मैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए और उसकी सिक्योरिटी जो है वो वहां की लेजिस्लेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड करे। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चूंकि कोई रेगुलेटर मौजूद नहीं है रियल एस्टेट का, इसलिए ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर जो है वो ये है कि रियल एस्टेट मार्केट का जो ड्राइवर होता है बेसिकली जो इसको ड्राइव कर रहा होता है वो प्रॉपर्टी डीलर होता है। डेवलपर कभी भी खुद से जो है वो कभी भी अपनी इन्वेंट्री जो है वो मार्केट के अंदर नहीं सेल कर सकता। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती एक डेवलपर की कि एक लिमिटेड स्टाफ के साथ वो
हजारों की तादाद में जो है वो फाइल्स वगैरह या वो प्लॉट्स वगैरह जो है वो सेल कर सके। बिल्कुल तो ऐसे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसने मार्केट के अंदर से ब्रोकर्स को एंगेज करना होता है। बिल्कुल ब्रोकर्स आर द की ड्राइवर्स टू ड्राइव दिस रियल स्टेट मार्केट। बिल्कुल ऐसे लेकिन हमारी प्रॉब्लम, एक दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारे जो ब्रोकर्स हजरात हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी रेगुलेटेड नहीं है और वो भी लाइसेंस्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम एक बंदा है बेचारा, वो ये कहता है कि जनाब मैं 30 साल से या 40 साल से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और बिल्कुल एफिशिएंटली और बिल्कुल अपने आप को बड़े बड़ा ईमानदार कोड से ऑफ काम कर एथिक्स रहे के हो, लेकिन उसकी हिसाब एजुकेशन ही नहीं होती इस सेक्टर के लिए। ना तो आप हम बार बार अपने प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए आपको किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। या हमारी बदकिस्मती कह लें या अलमिया कह लें। नहीं, ये ऐसी बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की यही तीन फॉर्मेट्स होते हैं। आपने सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक रेगुलेटर बनाना होता है जो कि सिर्फ लॉज को डिफाइन कर दे। बाकी पाकिस्तान चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली आप लाइसेंसिंग इंपोज नहीं कर सकते किसी भी चीज के ऊपर। इट हैज टू कम फ्रॉम द पब्लिक और वो हम करते हैं थ्रू एसोसिएशंस। और माशाल्लाह हमारी एसोसिएशंस पाकिस्तान में कोई 137 रियल एस्टेट एसोसिएशंस, यूनियंस और ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने फर्दर कोई तकरीबन 42,000 के करीब अपने साथ जो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स को एंगेज किया हुआ है। लेकिन अगर आप टोटल बात करें पाकिस्तान के अंदर एक फुल टाइम एजेंट्स की, तो एक मैं हाइपोथेटिकल फिगर बता रहा हूं क्योंकि इस फिगर्स के ये नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। जैसे कि मैंने अर्ज किया, रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के लिए यू डोंट नीड SECP, यू डोंट नीड एनी FBR, यू डोंट नीड एनीथिंग। आप इसी वक्त कह दें, क्लेम कर सकते हैं। आपकी बात को यहीं से हम जारी रखेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती जी। उसकी वजह ये है कि ये प्योरली डिपेंड करता है डेवलपर की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। डेवलपर जितना इफेक्टिव होगा, डेवलपर अपनी जितना क्वालिटी मटेरियल डालेगा, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि पाकिस्तान के ऊपर यूजुअली ट्रांजैक्शंस चलती ही ट्रस्ट की बेस के ऊपर है। तो इस वक्त जो डेवलपर्स हैं, चूंकि ये रेगुलेटेड नहीं है तो इसलिए इनके पास खुली आज़ादी है। आपने एक और जिक्र किया कि ये जो डेवलपर्स इकट्ठे पैसे जो है वो चार्ज करते हैं, ये सारी इल प्रैक्टिसेस हैं। हमें आपके प्रोग्राम के थ्रू अपनी कंज्यूमर को ये बात समझानी चाहिए कि ये कोई भी चीज रियल एस्टेट के अंदर जो एबनॉर्मल हो। अब ऑब्वियसली मैं एक अपार्टमेंट ऑफ प्लान बेच रहा हूँ 10वीं मंजिल के ऊपर, जिसकी अभी तक जो है वो बुनियादें जो है वो अभी बन रही हैं, और मैं आपको कह रहा हूं जी वो 1 करोड़ रुपए का आप अपार्टमेंट मेरे से खरीद लें, मुझे 1 करोड़ रुपए आप इकट्ठा दे दें और मेरे से आप उसका रेंट लेना शुरू कर दें। ये सारा कुछ जो है ये मैंने एक ड्रीम बनाई है। रेंट का एक झांसा देते हैं, लालच देते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, बाद में डिलीवर नहीं करते। ना वो जगह मिलती है, ना वो अपार्टमेंट दिखाई देता है, ना ही वो बिल्डर दिखाई देता है। बस वो रेंट कुछ अर्सा देते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये बेसिकली ये डेट ट्रैप्स होते हैं। ये बेसिकली ल्यूर करने के तरीकेकार हैं, पैसा इकट्ठा करने के तरीकेकार हैं, ताकि मैं मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकूं। और डिलीवरी के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो फोकस नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली डेवलपर्स के थ्रू नॉन रेगुलेटेड होने की वजह से ये 3 कोर प्रॉब्लम्स हैं। रहीम साहब ये बताइएगा, तो अब ये इतना बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट, अब एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या कोई पेशरफ्त हुई, कोई इस हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो? जी हाँ, इसके लिए पेशरफ जो है वो 2019 से जो है वो जारी है। PTI की गवर्नमेंट के अंदर जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 3 सितंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर इसका अप्रूवल दिया था। लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस नहीं हो सकी और इसके लिए जो है वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो डिफाइन नहीं हो सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अब दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं और PTI की दोबारा गवर्नमेंट आती है तो इंशाल्लाह ताला इसको बड़े इफेक्टिवली हम पाकिस्तान के अंदर मौजूदा स्टेटस क्या है? आपको लगता है कि इसमें मौजूदा जो PDM गवर्नमेंट है वो इसमें कोई पेशरफ्त कर रही है, या ये एक फाइल थी जिसे बंद कर दिया गया? देखिए, इसके लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है उनके अंदर वो पाई जाती है। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन। अगर मैं बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज का ख्याल करूं कि मैं पाकिस्तानियों के हकूक का, लेकिन सरमाया जो होता है वो हमारे मिडिल क्लास पाकिस्तानी 70-75% मिडिल क्लास है, और उसकी ये जो सरमायाकारी होती है रियल एस्टेट के अंदर, ये उसकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। और जिंदगी की जमा पूंजी अगर आपकी इतनी एट स्टेक हो
कि आपको कोई पता ना हो कि जी कब मैंने किसके पास मैंने प्लॉट खरीदना है, किससे मैंने अपार्टमेंट, कहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रांड सिर्फ जो है वो 2 ही बन सके हैं डेवलपर्स में। टोटल 2,75,000 डेवलपर्स अभी तक आए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बिल्कुल उसमें चंद ही जो ब्रांड बन सके, बाकी तो आते हैं बिजनेस करते हैं चले जाते हैं। लेकिन मसला ये भी है कि जिस तरह फॉरेन जो इन्वेस्टर था पाकिस्तान में आ रहा था, उसका भी एतमाद मेरा ख्याल है कोई उसको भी ठेस पहुंची है कि अब वो जिस स्पीड से आ रहा था उसमें कमी आई है। तो उसकी क्या वजह आपको दिखाई देती है? उसकी वजह बेसिकली हमारा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है पाकिस्तान का, जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इतना एब्सोल्यूट है और पॉलिसी नहीं है हमारी नेशनल लेवल के ऊपर। जब पॉलिसी नेशनल लेवल के ऊपर नहीं होती और आपका वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पर्सनल गारंटीज के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट को कॉल अप कर रहा हो, तो फिर जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती वो चीज। तो इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है और कानून साजी की जरूरत है, जो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर हो। इतना बड़ा ये सेक्टर है, जिस तरह पाकिस्तान मुआशी बहरान में गिरा हुआ है, अगर इस शोबे की तरफ तवज्जो दी जाए, इसको रेगुलेट किया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो रेवेन्यू आ सकता है, फंड्स आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मुआशी बहरान है उसे निकलने में मदद भी दे सकता है ये शोबा। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को ड्राइव करता है वो आपकी 2 इंडस्ट्रीज ड्राइव करती हैं। एक आपकी स्टॉक मार्केट और दूसरी आपकी रियल स्टेट। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो हार्डली 600 प्लस कंपनीज उसके अंदर लिस्टेड हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन मार्केट है आपकी वो रियल स्टेट है, जिसके अंदर 2 ट्रिलियन प्लस का एस्टिमेटेड अमाउंट ये है, हाइपोथेटिकल फिगर बात कर रहा हूं, किसी डिपार्टमेंट के पास स्टैट्स नहीं है। 2 ट्रिलियन प्लस इसका ट्रेड होता है एनुअली, लेकिन चूंकि इसका कोई रेगुलेटर मौजूद नहीं है तो हम उसकी इफेक्टिवनेस ले ही नहीं सकते। 2019 के अंदर जो पूरा रेवेन्यू इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने रियल स्टेट सेक्टर से, वो टोटल 22 अरब रुपए था। मतलब इट शुड बी अ पॉइंट ऑफ लॉ फॉर अस कि 22 अरब रुपए के अंदर तो बेसिकली इस वक्त इस्लामाबाद की आप कोई छोटा तरीन एक डेवलपर जो होता है वो भी 25-30 अरब रुपए का एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेता है। और हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 के अंदर, जस्ट बिकॉज दिस मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड, रेगुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने लैंड रिकॉर्ड को सबसे पहले अपग्रेड करें टू 21st सेंचुरी। आपका जो करंट लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है पाकिस्तान का वो 400 साल पुराने से ओरिजिनेट होता है, और इस वक्त के जो आपकी टर्मिनोलॉजीज लैंड रिकॉर्ड में चल रही हैं वो 200 साल पुरानी है। आदिल साहब, आप बताइएगा, जैसे बात कर रहे हैं रहीम साहब भी, कि पाकिस्तान में जो लैंड रिकॉर्ड है वो बड़ा पुराना और बोसीदा है।